अस्सलाम वालेकुम। हैदरवाइज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदरवाइज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। रात के 12 बजने वाले थे। उस वक्त रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मुझे मिलाकर 5 आदमी मौजूद थे। सब के सब आतिशदान के गिर्द मौजूद और कुर्सियों पर बैठे थे। हम में से 2 तो नौजवान लड़के थे जो हल्की आवाज़ों में खुश गपियों में मसरूफ़ थे। तीसरा आदमी उधेड़ उम्र का था जिसकी उम्र 50 साल के करीब थी। उसने एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था। सर के बाल सफ़ेद और काले थे। उसके होंठ पतले पतले और कदरे भेंचे हुए थे। उसके पास बैठे वाले शख्स की उम्र भी कोई 30 साल के लगभग थी। उसने ऊनी शाल ओढ़ रखी थी। सिवाय इन दोनों नौजवानों के हम में से हर शख्स खामोश था और ट्रेन की आमद का मुंतजिर जो कि 1 घंटा लेट थी। कल रात मैंने एक कहानी पढ़ी कि फिर मैं सो नहीं सका। नौजवानों में से एक ने दूसरे को हाथ में पकड़ा हुआ रिसाला दिखाते हुए कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। वो किसी डाइजेस्ट की पुरस्रार कहानी का जिक्र कर रहा था। सरवर्ग पर एक बड़ी सी इंसानी खोपड़ी थी जिस पर एक खूंखार गिद्ध बैठा हुआ था। तो तुम्हें डरावनी कहानियां पसंद है? दूसरे ने पूछा। लेकिन मुझे तो सब बकवास मालूम होती हैं। आज के जदीद दौर में भला इन भूतों पर कौन यकीन करता है? उसने तबसरा करते हुए मेरी जानिब देखा और मुस्कुराया। तो तुम्हें इसका मतलब है कि पुरस्रार कुव्वतों पर यकीन नहीं? अचानक उस काले ओवरकोट वाले उधेड़ उम्र आदमी ने पहली बार बोलते हुए नौजवान की तरफ देखकर कहा। बात तो कुछ ऐसी ही है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अभी बच्चे हो, उधेड़ उम्र शख्स ने आहिस्ता से कहा। मुझे देखो, मैं तुम्हें एक बूढ़ा शख्स नजर आता हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरी उम्र मुश्किल से 30 साल होगी तो क्या तुम यकीन करोगे? यह सुनकर हम सब हैरत के जज्बे के तहत उस तरफ देखने पर मजबूर हो गए। लड़के की समझ में ना आया कि क्या जवाब दे। अरे तुम क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा, बूढ़े शख्स ने कहा। और जिन वाकयात से मैं गुजरा हूँ उनसे गुजरने के बाद मेरा जिंदा रहना भी किसी मौजज़े से कम नहीं। यकायक उसका लहजा अफसरदा हो गया। मुझ जैसा दलेर शख्स इस हाल को कैसे पहुंचा, ये एक लंबी कहानी है और मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए नहीं सुना रहा कि तुम्हें डराऊं, बल्कि सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम ये सोचना छोड़ दो कि पुरस्रार वाकयात से दुनिया का दामन खाली है। एकदम वो रुक गया और आतिशदान को घूरने लगा। मुझे और शायद सभी को उसका यूं चुप हो जाना कुछ अजीब सा लग रहा था। दिल चाह रहा था कि वो बात करे। वैसे मैं देख रहा था कि लड़कों के चेहरे पर शरारत थी, हालांकि वो जुबान से कुछ नहीं कह रहे थे। अगर आप मुनासिब समझें तो हमें अपनी कहानी सुनाइए, दूसरे नौजवान ने कहा। गोया उसने हमारे दिल की बात कह डाली। जवाब में अजनबी ने कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा और कहने लगा, ये लोग मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, शायद इन्हें मेरी बात का यकीन नहीं। अरे जी नहीं, ये बात नहीं है, आप यकीन करें, सच्ची बात सुनने का हम सबको इश्तियाक है, मगर ये एक लंबी दास्तान है। वो तजब्जब में डूब गया। आप फिक्र न करें, ट्रेन 1.5 घंटे से पहले नहीं आएगी, अजनबी के दाहिने हाथ पर बैठे शख्स ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। अजनबी ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसने जेब से पाइप और पाइप में तंबाकू भरने लगा। पाइप जलाकर उसने लंबा कश लिया और धुएं का मरगोला मुंह से निकालते हुए उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ये आज से 5 साल पहले का जिक्र है। पुरस्रार वाकयात की इब्तदा हुई जिनके नक्श मेरे चेहरे पर हैं। मैं नया नया कॉलेज में था। माँ बाप का साया बचपन में ही सर से उठ चुका और उनके इंतकाल के बाद अब ज़रूरी हो गया कि मैं खुद अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं। कुछ कोशिश के बाद मुझे एक मुलाजमत मिल गई और मेरा तबादला कर दिया गया। नए शहर में पहुंचकर चंद दिन एक होटल में क़याम किया। इस अरसे में मुझे रिहाइश की तलाश थी। एक मकान चाहिए था जो जल्द ही मुझे मिल गया। वो मकान शहर के एक सिरे पर तंग गलियों के दरमियान वाक़या था। उसमें एक आंगन और सिर्फ एक कमरा था और एक किचन। कमरे में एक अलमारी भी थी। उसका किराया बेहद कम था, लिहाजा मैंने देखते ही ले लिया और आप यकीन करें कि मेरी मुसीबतों का आगाज़ यहीं से हुआ। मैं आज भी सोचता हूँ काश मैंने वो मकान ना लिया होता, मगर लिखे को कौन टाल सकता है, जो मुकद्दर में होता है वो होकर रहता है। ये कहकर उसने रुककर पाइप मुंह से लगाया, 2-3 लंबे कश लिए, फिर फ़ज़ा में धुआं बिखेरते हुए बोला। उस मकान में 6-7 दिन नहायत आराम से गुजरे और फिर उसके बाद एक पुरस्रार अजीब चक्कर ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। वो मेरी उस मकान में 8वीं रात थी। मैं उस दिन कोई 10 बजे घर लौटा। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया। 1 घंटा मैं
किताबें पढ़ता रहा। फिर मैंने कुंडी लगाई, बाहर का दरवाज़ा पहले से बंद था। फिर मैंने लाइट ऑफ की और कमरे में लेट गया। दिसंबर के दिन थे और रात बेहद सर्द। मैं लिहाफ में दुबका हुआ था। रात के कोई 2 बजे होंगे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई आवाज़ आई हो। आंखें खोलकर देखा तो कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ रोशनदान से चांदनी अंदर झलक रही थी, जिससे कमरे की तारीकी यानी अंधेरा कुछ कम हो गया। पहली नज़र में मुझे कोई ख़ास चीज़ महसूस ना हुई। हर चीज़ अपनी जगह पर ज्यों की त्यों थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे गौर से देखने पर एक ख़ास तब्दीली का एहसास हुआ कि अलमारी का एक दरवाज़ा खुला था। मैंने लेटे लेटे सोचा शायद मैं सोने से पहले इसे बंद करना भूल गया। फिर भी मैंने किसी ख्याल के तहत उठकर देख लेना ही मुनासिब समझा। मैंने उठकर लाइट ऑन की, हर तरफ देखा। भला कमरे के दरवाजे की खिड़की अंदर से बदस्तूर बंद थी। फिर मैंने बढ़कर अलमारी का खुला हुआ पट बंद कर दिया और उसका हैंडल ठीक से जमा दिया। उससे फारिग होकर मैं दोबारा बिस्तर में घुस गया और जल्द ही मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं चौंके बगैर न रह सका। अलमारी का एक पट रात ही की मानिंद फिर खुला हुआ था। आखिर ये खुल कैसे गया? मैं देर तक बिस्तर पर बैठा सोचता रहा, लेकिन कोई माकूल वजह समझ में ना आ सकी। तंग आकर मैं उठ गया। मैंने बहुत ज़ोर के साथ पट को बंद कर दिया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, ये कहानी हैदर वाइस चैनल पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बूढ़ा शख्स इतनी बात सुनाकर चुप हो गया। उसने अपने बुझते हुए पाइप का एक कश लिया, पाइप का गुल कुर्सी के हत्थे पर ठोंक कर साफ किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये कोई ऐसी हैरत अंगेज बात ना थी कि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देता। इसकी कई वजूहात हो सकती थी। हो सकता है दरवाज़ा ख़राब हो, और ये भी हो सकता था कि मैंने जल्दी में हैंडल ठीक से घुमाया ही ना हो। बहरहाल ये बात दिन के कामकाज में जहन से निकल गई। दिन ढले घर में लौटा। मामूल के मुताबिक कोई 11 बजे मैं सोने के लिए लेट गया। इस बार मैंने तमाम दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लिए। मैं पूरी तरह मुतमईन था। मेरी नींद अभी ज़्यादा गहरी नहीं थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। यकीनन खटका खासी ज़ोर से हुआ था। मैंने फ़ौरन ही अलमारी की तरफ देखा। उसका एक पट खुला था। हैरानी का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि एक और झटके से दो चार होना पड़ा। करीब ही कोई साया सा खड़ा था और फिर जल्द ही मुझ पर हकीकत वाज़ेह हो गई। उसके हाथ उठे और अपनी टाई ढीली करने लगा। कमरे की तारीकी में भी उसकी हरकत वाज़ेह थी। उसने फ़ौरन ही झुककर जूते खोले और कोट उतारकर अलमारी में लटका दिया। इस काम से फारिग होकर उसने अलमारी में से कुछ कपड़े खींचे और उन्हें पहनने लगा। मैं खुली आंखों से किसी जादुई ताकत की मानिंद उसकी सब हरकतें देखता जा रहा था। दरवाज़ा कतई बंद था और किसी के अंदर आ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और इससे पहले कि मैं कुछ कर सकूं, अचानक वो साया मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसने मेरे लिहाफ का एक कोना उठाया और फुर्ती से बिस्तर में घुस गया। उसके जिस्म का गर्म लम्स मुझे बिजली के मानंद महसूस हुआ। मैं तड़प कर उछला और फिर जल्दी से लाइट का स्विच ऑन किया। लम्हा भर में सारा कमरा रोशन हो गया और फिर मेरी पर हैरत का एक पहाड़ टूटा, क्योंकि मेरा बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था। वहाँ आदमी तो क्या, किसी चिड़िया के बच्चे का भी निशान न था। तो फिर आखिर ये सब क्या है, मैंने सोचा। मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं कुछ बीमार हो चला हूँ। इसे ख्वाब या वाहमे के सिवा और क्या समझा जा सकता था। मैंने कमरे में ऊपर से नीचे तक एक एक चीज़ देख डाली, मगर वहाँ कुछ होता तो नजर आता ना। कमरा अंदर से बदस्तूर बंद था। थक कर मैं दोबारा बिस्तर पर गिरा और अपनी बुज़दिली पर लानत भेजने लगा। देर तक सारी बातें जहन में गूंजती रहीं और मैं जिस वक्त सोया उस वक्त लाइट बराबर जल रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर फिर हैरत में डूब गया कि कमरे का बल्ब बुझा हुआ था, स्विच भी ऑफ था। हालांकि मैंने सोते वक्त लाइट जलती छोड़ी थी। सारे वाक़यात अब मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता एक मसला बनते जा रहे थे। मैंने इस वाक़े के लिए कोई अकली तवज्जी तलाश की और ये सोचकर सारी बात जहन से झटक दी कि रात को बुखलाहट में यकीनन मैंने लाइट खुद ही बुझा दी होगी और अब भूल गया। हस्बे मामूल ठहर कर बूढ़े अजनबी ने हमारा जायज़ा लिया और मुस्कुराहट लबों पर बिखेरते हुए बोला, दोस्तों, शायद आपको ये वाक़यात कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ ना लग रहे हों, लेकिन जल्दी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितने ख़तरनाक हालात में घिरा। इस सिलसिले की तीसरी रात पहली 2 रातों से भी ज़्यादा खौफनाक थी। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वाकई किसी अनदेखे वजूद से मैं दो चार हूँ और ये सब कुछ मेरा वहम नहीं था। वो यकीनन 2 या 2:30 बजे रात का अमल होगा। आवाज़ ने मेरी नींद तोड़ दी और इस पर मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला है। वहाँ से बाहर फैली हुई चांदनी साफ दिखाई दे रही थी। कोई परछाई सी दरवाजे में हाइल हुई और तेज़ी से चलती हुई अलमारी के करीब जा ठहरी।
चलने का ये अंदाज़ मेरा अपना था। फिर उसने ठीक मेरे ही जैसे अंदाज में अलमारी खोली, इसमें से मेरा सूट निकाला, टाई निकाली और लिबास बदलने लगा। चंद ही लम्हों में वो मेरा सूट पहन चुका था। फिर वो इत्मीनान से मेरी जानिब ध्यान दिए बगैर बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई और तब मैं इस जादू के हिसार से निकल आया। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर कोने में रखा डंडा संभाला और उसके पीछे दौड़ा। मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा वो खुला हुआ था। वहां से गली दूर तक नजर आ रही थी। वो गली के मोड़ पर पहुंच चुका था। मैंने तेजी से दरवाजे को ताला लगाया और जो ही वो गली के मोड़ पर गुम हुआ, मैं पूरी ताकत से उसके पीछे भागा। ये यकीनन कोई अजीब सी अकली दलील थी और मैं उसे बेखबरी में ही पकड़ लेना चाहता था। फिर मैं जो ही मोड़ घूमा, मुझे यूं लगा जैसे खौफ से मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। किसी ने बड़े भयानक अंदाज में जोर से नारा बुलंद किया, बल्कि ऐसे ही जैसे शरीर बच्चे एक दूसरे को डराते हैं। मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं जमीन पर ढेर हो गया। वहां कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। वो मेरी बदहवासी का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो चुका था। मैं लड़खड़ाता हुआ घर की सिमत लौट पड़ा। मुझे अपने नीले रंग के इस तरह सूट के चले जाने का बड़ा दुख था। मैंने घर पहुंचकर बिजली जलाई और अलमारी खोली और देखने लगा कि क्या क्या चीज़ें गायब हैं। और तब मुझ पर हैरानी का दौरा पड़ा। मेरा नीला सूट हैंगर में लटका हुआ था और अलमारी की सारी दूसरी चीज़ें भी बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद थीं। फिर वो अजनबी रुक कर हमें देखने लगा। क्या आप बता सकते हैं कि उस वक़्त मेरी क्या हालत हुई होगी? मेरा ख्याल है कि इस वाक़े के बाद आप हजरात में से शायद ही कोई वहाँ ठहरना मंजूर करता, मगर मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैं फितरतन बहादुर हूँ। हाँ, ये दूसरी बात है कि उस वक़्त मेरी हालत बहुत मुख्तलिफ थी। मेरा जहन बहुत कमज़ोर हो गया और हर वक्त मुझ पर अनजाना सा खौफ रहने लगा। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज़ गुलूगीर सी हो गई। चंद लम्हे वो चुपचाप आतिशदान को घूरता रहा, जैसे गुजरे वाक़यात की कड़ियाँ मिलाता हो। फिर कहने लगा, चौथी रात आई। वो उस अजीबो गरीब हालात की सबसे खौफनाक रात थी। उसने दोबारा बात शुरू करते हुए कहा, मैं रात गए घर लौटा और बहुत थका था। मेरी नींद यकीनन बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि बावजूद खटका सुनने के मैं पूरी तरह बेदार नहीं था। मेरी आंखों में नींद तैर रही थी। बोझल पपोटों को ज़बरदस्ती खोलते हुए मैं देखने की कोशिश करने लगा। कमरे का दरवाज़ा जिसे मैं बंद करके सोया था खुला हुआ था। तब ये अचानक जैसे मैं किसी का जिस्म हायल हो गया। फिर वो साया रफ्ता रफ्ता दूर होने लगा। चंद लम्हों बाद बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। मैंने खुदा मालूम किस जज्बे के तहत बिस्तर से छलांग लगाई, खाली हाथ और नंगे पैर उसके पीछे दौड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वो तेज़ी से बाहर जा रहा है। फिर वो गली के मोड़ पर दिखाई दिया। मैंने इस बार उसे पकड़ने की ठान ली। मुझे अपने ऊपर यकीन था कि वो कोई या जिन या भूत नहीं। नीले सूट की मौजूदगी का ये मतलब कतई नहीं था कि मेरी सोची हुई हर बात ठीक ही थी। हो सकता है कोई वो चोर हो और मुझे देखकर भाग निकला हो। दलीलों की रोशनी में हर बात वाज़ेह थी और इसमें इस वक्त मैं मज़ीद घुमाव फिराव पैदा नहीं करना चाहता था। मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन खिलाफ तवक्को कोई बात ना हुई। वो इस अरसे में गली के दूसरी नुक्कड़ पर पहुंच गया। मैंने वहीं रुककर उसे मुड़ते देखा और पीछे चल पड़ा। मेरे और उसके दरमियान 150 गज़ का फासला था। गली के बाद उसने सड़क पार की और इस तरह चलने लगा कि उसका जिस्म चांदनी में रहने के बावजूद मकानों के साए में रहे। मैं खामोशी से उसका पीछा करता रहा। वो इस पीछे से कतई बेखबर था, क्योंकि मैंने इस अरसे में एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे उसके पीछे चलते कोई 15 मिनट गुजर गए। मैंने तय कर लिया कि आज उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। इस तमाम अरसे में कोई पुलिस मैन भी नजर ना आया। मैं उसका सहारा ले सकता था। सड़क पर सन्नाटा तारी था। सड़कें पूरी तरह चांद की चांदनी में डूबी हुई थी। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वॉइस पर पेश की जा रही है। बेखबरी में मजीद कुछ दूर चलने के बाद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं शहर से बाहर आ गया हूँ और उस सड़क पर चल रहा हूँ जो सीधी कब्रिस्तान की सिमत जाती है। वहाँ से आबादी ख़त्म हो गई थी। चंद दमों के लिए मैं रुक गया था कि वो इस मैदान को पार कर ले जो मेरे और उसके दरमियान था। वो सीधा चलता चलता कब्रिस्तान के गेट में घुस गया। मैंने जल्दी वक्त ज़ाया किए बगैर दौड़ लगाई और जल्दी उसके करीब पहुँच गया। वो पेड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ ऊंची नीची कब्रों को फलंगता जा रहा था। रात का सन्नाटा यहाँ कुछ अजीब अंदाज में फैला था। हर तरफ झिंगरों की आवाज़ें थीं। सर्दी से मेरा बुरा हाल तो था, क्योंकि मैं जोश के मारे यूं ही बिस्तर से बाहर निकल आया। मुझे अपने मकान के खुले होने की भी फिक्र थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो सिर्फ तजस्सुस का जज्बा था जो मुझे रोक रहा था। अब मैंने कुछ देर तक रुक जाना ही मुनासिब समझा।
मैं एक दरख्त के साए में रुक गया। वो कोई 100 गज के फासले पर खड़ा दिखाई दे रहा था। चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर वहीं बैठ गया। वो शायद कोई कब्र ही थी। अचानक वो बड़ी तंदुई से जमीन खुरचने लगा, यानी खोदने लगा। वो इतनी तेजी से जमीन खुरच रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। यूं लगता था जैसे उसकी उंगलियां लोहे की हों। मैं सहर ज़दों की मानिंद ये मंजर देख रहा था। उस वक़्त मुझे न सर्दी का ख्याल रहा और न उस रात का, और ना ही कब्रिस्तान का खौफ। कोई घंटा भर की मुशक्क़त के बाद उसने कब्र की खासी मिट्टी एक जानिब फेंक दी, और तब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी शय को जोर लगाकर नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर की कोशिश के बाद वो कामयाब हो गया। मैंने चंद गज और आगे बढ़कर एक मुनासिब जगह ठहरते हुए देखा। वो कब्र में से लाश निकालने में कामयाब हो गया। लाश यकीनन ताज़ा थी, क्योंकि चांदनी में कफन सफ़ेद नज़र आ रहा था। उसने चंद ही लम्हों में लाश को कपड़े से बेनियाज कर दिया। और फिर मेरे खुदाया, मैंने सिसकी ली। खौफ से मेरा रंग उड़ गया। वो झुका और दांतों से उसको नोचने लगा। बोटियां उतार कर वो यूं चबा रहा था जैसे गोश्त खाते हैं। ये मंजर ऐसा लर्ज़ाखेज था कि मैं खौफ के मारे कांपने लगा। फिर मैं खौफ की शिद्दत से वहाँ दौड़कर वापस भागा। मेरे लिए वहाँ ठहरना मुमकिन नहीं था। 20 मिनट का रास्ता मैंने 10 मिनट से भी कम वक्त में तय किया, और जब मैं घर पहुँचा तो मेरा सारा जिस्म पसीने में नहा चुका था। हालांकि सख्त सर्दी थी। मैंने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और इस हालत में सुबह तक जागता रहा। इस अरसे में मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस मकान में हरगिज़ नहीं रहूँगा। सुबह होते ही मैंने मालिक मकान का हिसाब साफ किया और एक होटल में चला गया। बूढ़े अजनबी ने कहानी सुनाकर एक लंबी सांस ली, फिर पाइप में तंबाकू भरने के लिए जेब में खंगालने लगा। हम सब उस हैरत अंगेज़ कहानी के असर में डूबे थे कि हमें उसका चुप होना अच्छा नहीं लगा। हर शख्स अजीब सी नज़रों से उसे देख रहा था। पाइप जलाकर लंबा कश खींचते हुए उसने कहा, मेरी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। होटल में चंद हफ्ते गुजारने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं यहाँ इतना किराया नहीं दे सकता। मजबूरन मैंने एक और मकान किराए पर लिया। यहाँ मैं कोई 6 या 7 दिन आराम से रहा, लेकिन 8वीं रात, हाँ 8वीं रात, मुझे यूं लगा जैसे कोई वज़नी चीज़ गिरी और मेरी नींद टूट गई। और फिर यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे यहाँ भी उसी नाटक की शुरुआत होती नजर आई जिससे मैं पहले गुजर चुका था। मैंने ख़तरे की पहली ही अलामत पर मकान छोड़ दिया और एक दोस्त के यहाँ चला गया। उन दिनों किसी के यहाँ मुस्तकिल रहना बड़ा बुरा समझा जाता था, इससे तो आप वाकिफ़ ही हैं। मैंने मजबूरन एक और मकान तलाश किया, लेकिन मुझ पर यह राज खुल गया कि मैं किसी बहुत बड़े चक्कर में फंस गया हूँ। तावीज़ के बावजूद कोई वजूद मेरे साथ हमजाद की तरह चिमट चुका था। तन्हा मकानों में सोना अब मेरे बस में नहीं था और होटलों का खर्च मेरी जेब से बाहर था। मैं महीनों इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। कितनी ही रातें मैंने मुसाफिर खानों में गुजारी, लेकिन वो मेरे साथ चिमटा रहा। और फिर कुछ अरसे बाद मुझ पर एक नई बात का इंकशाफ हुआ, और यही वो हैबतनाक इंकशाफ था जिसने मुझे कबल अज़ वक़्त बूढ़ा कर दिया। मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुर्दों से बदतर। इस एहसास के बोझ तले दबकर मैं इस हाल को पहुँच गया। आप यकीन करें, मेरी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं, मगर मैं 60 साल का बूढ़ा लगता हूँ। मेरे हौसले गिर चुके हैं और एक पुरस्रार सा खौफ मुझ पर तारी रहता है। वो किसी वक्त मेरा पीछा नहीं छोड़ता, हर वक्त साए की तरह मेरे साथ लगा रहता है। मैं पिछले 5 सालों से उस पुरस्रार हमजाद की क़यामगाह बना हुआ हूँ। वो इस वक्त भी मेरे साथ है, लेकिन आप लोग उसे नहीं देख सकते। खुदा की कसम, वो इस वक्त भी मेरे साथ है। बूढ़ा फिर खामोश हो गया, और फिर वहाँ हर शख्स के होंठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट देखकर झंझला गया, यानी हर शख्स उसका शायद मजाक उड़ा रहा हो। वो कहने लगा, आप लोगों को शायद मेरी कहानी पर यकीन नहीं आया। वो तलख लहजे में बोला और फिर उठकर तेजी से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने इस बेतुकी कहानी पर एक हल्का सा कहका लगाना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी आवाज़ जैसे हलक में फंस कर रह गई। मेरी तरह और भी सब हैरत के समंदर में गुम हो गए, क्योंकि जिस वक्त वो अजनबी दरवाजे से बाहर निकल रहा था तो वेटिंग रूम के फर्श पर उसका साया पड़ रहा था। साया नहीं बल्कि साए। वो 2 साए थे, जबकि अजनबी के साथ कोई दूसरा शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।